हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आ गया हूं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस का सब्जेक्ट चल रहा है, थ्योरी का 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल से, जी हाँ, कल से ही न्यूमेरिकल की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास अपनी फिर से शुरू होने वाली है। FM के न्यूमेरिकल पहले देखेंगे, उसके बाद QTM के न्यूमेरिकल पे हमला बोलेंगे। एक एक करके सारे न्यूमेरिकल के पैटर्न्स में आपको सिखाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि ईजी टू ईजी लैंग्वेज में आए। 7 से शुरू कर देते हैं, अभी जल्द से जल्द ये थ्योरी की सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं। 7th है हमारा डिविडेंड मॉडल्स, वाल्टर एंड गॉर्डन साहब का मॉडल। तो लीजिए, न्यूमेरिकल की बात करी और यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए। मीन्स कि जो वाल्टर और गॉर्डन साहब का मॉडल है, बेसिकली इससे न्यूमेरिकल भी आ जाता है, कभी थ्योरी भी आ जाती है। वैसे MM से ज़्यादा थ्योरी और न्यूमेरिकल बैठता है, अधिकतर तो इनसे हमको थ्योरी देखने को मिली है। तो ये सारी की पूरी वाल्टर साहब और गॉर्डन का समझने से पहले एक थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट अपन को क्लियर होगा। उसके बाद में आपको डिविडेंड का हर मॉडल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो हर क्या अपने कोर्स में 4 ही हैं, 4 में से भी 3 ही पूछता है, ठीक है। तो अपन चारों समझ लेते हैं एक साथ। पहले तो डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड क्या होता है कि हम एक प्रॉफिट में से एक सर्टेन रेशो निकाल के शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। ये 100% का प्रॉफिट है, हमने 20% प्रॉफिट में से निकाल कर इसको शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये हमारा डिविडेंड कहलाया। तो जब मैं इसको डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो कुछ बंदे खुश होंगे, कुछ बंदे नाराज होंगे, है ना। कुछ बंदे क्या होंगे? खुश होंगे, कुछ बंदे नाराज होंगे। कुछ कहेंगे कि ये बात सही है कि डिविडेंड देना चाहिए, कुछ कहेंगे कि नहीं डिविडेंड नहीं देना चाहिए। तो 2 ओपिनियन निकलेंगे। एक तो निकलेगा फेवर में और दूसरा कौन सा निकलेगा? अगेंस्ट में। तो जो फेवर के लोग होंगे वो क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे कि डिविडेंड बांटना चाहिए। डिविडेंड बांटने से आपने क्या होगा? आपकी कंपनी की ब्रांड इमेज बढ़ेगी, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट होगा, कंपनी को स्टेक होल्डर की आय में बढ़ोतरी होगी, स्टेक होल्डर की इनकम भी बढ़ेगी और आइज जो उनकी ब्रांड इमेज की है वो भी इम्प्रूव होगी। और हम इतने पैसे का करेंगे क्या? क्योंकि फ्यूचर जो है उसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी 80% ऑफ द प्रॉफिट बचा हुआ है, तो अपन इसको बांट सकते हैं ताकि इसको डायरेक्ट बेनिफिट दे दिया जाए। लेकिन वहीं अगेंस्ट के जो बंदे होते हैं वो बात बोलते हैं कि नहीं, अगर हमने डिविडेंड बांट दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? ये जो प्रॉफिट में बचा हुआ हिस्सा है ये हम फ्यूचर में री इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर हम री इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारी कंपनी उस प्रॉफिट के साथ, उस पेस के साथ उतनी ग्रोथ नहीं कर पाएगी जितनी ग्रोथ उसको करनी चाहिए, यानी ग्रोथ जो होगी वो कम हो जाएगी। तो इनको जो कैपिटल में होने वाला प्रॉफिट होता है शेयर होल्डर्स को, वो नहीं हो पाएगा। तो अगर कैपिटल में होने वाला उनको प्रॉफिट कम हो जाएगा तो उनको डिविडेंड का कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ पे टैक्स का भी कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि कैपिटल गेन पे भी वही प्रॉफिट मिलेगा, इनको डिविडेंड पे भी वही मिलेगा, तो इररिलेवेंट हो जाएगी। तो ये जो फेवर वाले हैं इनको रिलेवेंसी थ्योरी बोला जाता है, ठीक है। और जो अगेंस्ट वाले हैं इनको इररिलेवेंट थ्योरी के अंदर रखा गया है। ये बात समझ में आ गई? जो फेवर वाले हैं उनको रिलेवेंसी थ्योरी बोला गया, जो अगेंस्ट वाले हैं उनको इररिलेवेंसी थ्योरी बोला गया। जो फेवर वाले हैं, अब ये फेवर आ गए हैं तो फेवर में अपने 2 फेवर के वाल्टर साहब का और गॉर्डन का, इन दोनों के जो थ्योरीज हैं वो फेवर की थ्योरी है। यानी कि ये दोनों क्या बोलते हैं? ये दोनों बोलते हैं कि भाई डिविडेंड बांटना चाहिए, डिविडेंड बांटोगे तो क्या हो जाएगा? कंपनी की ब्रांड इमेज बढ़ जाएगी। और गॉर्डन साहब तो यहाँ तक बोल दिए हैं कि अगर आप डिविडेंड बांटोगे तो वो तो प्रेजेंट की बात होती है, जबकि आपका जो फ्यूचर का प्रॉफिट मिलने वाला है, यानी कि कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ेगी, वो तो फ्यूचर की बात है, और फ्यूचर तो अनसर्टेन होता है। अगर आप आज ही किसी को बेनिफिट दे दोगे, जैसे एक मजदूर आया, मजदूर को आज आपने दिहाड़ी दे दी तो मजदूर खुश हो जाता है, लेकिन आप कहो कि आपको साल भर बाद दिहाड़ी मिलेगी लेकिन पूरी मिलेगी, तो उस समय वो खुश होगा? वो नहीं खुश होगा। क्यों? क्योंकि उसको 1 साल का लंबा इंतजार करना पड़ेगा और अनसर्टेन है। फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है। कंपनी अगले साल प्रॉफिट में रही नहीं रही, उसके जो डिसीजन रहे सही रहे नहीं रहे। तो ये तो गॉर्डन साहब ये कह दिए हैं कि परफेक्ट डिमांड का है, आप कितना ही कुछ कर लो, परफेक्ट मार्केट है, आप कितना ही कुछ कर लो, आप तो बांट दिया करो डिविडेंड। डिविडेंड बांटने से क्या होगा? डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाएगा, हमारे शेयर होल्डर खुश रहेंगे। गॉर्डन साहब तो यहाँ तक बोल दिए। और यहीं पे हमारी 2 अगेंस्ट में जो फेमस थ्योरी है, वो एक थ्योरी तो मोदी साहब की है ना, जिसको हम MM थ्योरी के नाम से जानते हैं, और दूसरी सलमन की थ्योरी है,
ठीक है, ये थ्योरी एग्जाम में सबसे कम पूछी गई थ्योरी में से है, इसलिए इसके हमेशा चांसेस कम रहते हैं। दोनों ने कहा है कि आप अगर डिविडेंड बांट दोगे तो इससे प्रॉफिट की जगह नुकसान हो जाएगा। कैसे नुकसान हो जाएगा कि कंपनी की पेस रेट जो है वो बढ़ने की जगह कम हो जाएगी। प्रॉफिट में से अगर आप कुछ हिस्सा निकाल लेते हो तो कंपनी के पास कैश फ्लो इंपैक्ट होगा, वर्किंग कैपिटल इंपैक्ट होगा और कंपनी सही से ग्रोथ नहीं कर पाएगी, और ग्रोथ नहीं कर पाएगी तो जितना डिविडेंड बांटा है उससे लॉस हो जाएगा। लाइक वेदांता कंपनी, वेदांता कंपनी इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जो हाईएस्ट डिविडेंड पे आउट रेशो के साथ चलती है 40% तक। यानी कि आप ये मान के चलो कि वो कंपनी जब भी डिविडेंड बांट रही होती है 40% तक, 20% तो उसका नॉर्मल है। मतलब आप उसकी वेदांता की अगर हिस्ट्री में जाओगे तो आपको एम्पल अमाउंट ऑफ, अगर कोई भी किसी से भी रिकमेंड इन्वेस्टर से पूछता है कि हम किस स्टॉक में इन्वेस्ट करें जहां पे हमको हाईएस्ट डिविडेंड मिले, तो वो वेदांता, एक RFL, ये 2-4 कंपनियां हैं, BPCL, IOCL, ये एक हाईएस्ट पेइंग डिविडेंड कंपनी के नाम वो सजेस्ट करता है। लेकिन फिर भी 25% डिविडेंड बांटा और शेयर का प्राइस उनका 40% गिर गया। 25% डिविडेंड बांटा और शेयर का प्राइस 40% गिर गया, यानी कि उनको जो उनकी कैपिटल थी उस पर अभी भी 15% का माइनस लॉस चल रहा है। अगर वो रिटेन करके नहीं रखेंगे अपना शेयर तो उनको लॉस में बुकिंग करनी होगी। समझ में आया ये कंसेप्ट? यानी कि डिविडेंड तो आपने बांट दिया 25%, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, डिविडेंड बांट दिया, जैसे कि यहाँ पर इस बात को समझिए, 100 रुपये पे आपने 25 रुपये बांट दिए, डायरेक्ट अकाउंट में भेज दिए, लेकिन आपकी शेयर की प्राइस जो है वो आज हो गई है 50-60 रुपये हो गई है। ठीक है, तो आपको लॉस कितने का हुआ है? आपको लॉस हो गया है सर 40 रुपये का, लेकिन एक्चुअल लॉस कितना है? एक्चुअल 40 में से ये तो 15 रुपये का एक्चुअल लॉस हो गया है, क्योंकि 25 तो आपको रिकवर हो गए, ऐसे डिविडेंड मिल गए, तो एक्चुअल लॉस कितना है? 15 शेयर 15। यानी कि डिविडेंड बांटने से भी, ये वेदांता कंपनी का रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, इस साल का डेटा चेक कर लेना, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन अभी भी वो जिन्होंने भी डिविडेंड लिया, जिन्होंने भी बुक करा था पिछले साल, वो लॉस में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यों लॉस में चल रहा है? क्योंकि कंपनी ने एक्चुअल ग्रोथ दर्ज नहीं करी। अगर कंपनी 100 की 100 पे भी होती तब भी 25% का प्रॉफिट होता। और यही दूसरी कंपनी जो रिलेवेंसी थ्योरी पे चलती हैं, वो ये इररिलेवेंसी थ्योरी पे चलती है, वो कहती है कि हमारे 100 की वैल्यू क्या कर दो, ये जो हमारा 100 का शेयर प्राइस है इसको बढ़ा दो, आप इसको कर दो 140, तो भले हम डिविडेंड बांटे ना बांटे, आपकी स्टॉक की वैल्यूएशन 40 रुपये से बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर दो थ्योरी फेमस में आई। तो सबसे पहले इसमें जो रिलेवेंसी थ्योरी है उसमें वॉल्टर साहब की थ्योरी आई। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिससे अपन ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे थे। फॉर्मूला भी सिंपल है और इनका एक फंडामेंटल रहा। फंडामेंटल ये रहा कि इन्होंने ये बात बोली है कि कंपनी की री इन्वेस्टमेंट की अर्निंग को अपन एनालिसिस करेंगे। री इन्वेस्टमेंट की कंपनी वापिस कितना इन्वेस्ट कर रही है, यानी कि जैसे कि 100 रुपये कमाए तो क्या प्रॉफिट का 100 का 100 आप इन्वेस्ट कर रहे हो कि 70 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, 80 रुपये, जितना आप री इन्वेस्ट कर रहे हो जो बच जा रहा है उसको बांट दो, है ना, जिससे कंपनी की ब्रांड इमेज भी बढ़ जाए। तो वॉल्टर साहब की थ्योरी तो यहीं पे खत्म हो जाती है। अब आ जाते हैं गॉर्डन साहब की थ्योरी के ऊपर। ठीक है, ये एक छोटा सा इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, अपन न्यूमेरिकल में इसको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए अभी मैं यहाँ पे स्किप करूंगा। गॉर्डन साहब क्या कह रहे हैं ना, गॉर्डन शिपमन ने 1950 के अंदर ये दिया था, इन्होंने कहा था डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। इन्होंने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के अंदर ये बात कही थी, इन्होंने कहा था कि उतनी डिस्काउंटेड रेट कर दो, मीन्स कि जितना भी प्राइस आप शेयर में बढ़ा रहे हो उस वैल्यू को उसके अंदर से माइनस कर दो। और जो मैंने आपको लो डिविडेंड पॉलिसी के अंदर साथ मेरे भी जो थे लो पे आउट रेशो, हाई पे आउट रेशो, वो गॉर्डन साहब की देन है। गॉर्डन साहब ने बोला था कि लो पे आउट रेशो हो तो कब होगा, जब हम हमारा कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को प्रॉफिट से कॉन्ट्रास्ट में चेक करते हैं। जो लो पे आउट रेशो, हाई पे आउट रेशो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं प्रीवियस रेशो के अंदर, प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। ये जो गॉर्डन साहब हैं उन्होंने बोला था कि लो पे आउट रेशो क्या है, हाई पे आउट रेशो क्या है, जीरो पे आउट रेशो क्या है, और इन्होंने ही पूरा डिविडेंड का कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कैलकुलेशन दी थी। इसकी थ्योरी पे कम चर्चा करेंगे, इसका न्यूमेरिकल काफ़ी एग्जाम के अंदर आने वाले में से है। और ये दोनों के दोनों थ्योरी की कुछ लिमिटेशन है, कुछ एजम्पशन है। ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक बोलते हैं, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, बट इन्वेस्टर आर ऑल्सो कंजक्शन विद द, ठीक है, ये दोनों थ्योरी सेम बात कह रही है कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक इज द हाई वैल्यूएशन। लेकिन फिर भी आज कंपनी, इन्वेस्टर कौन सी कंपनी इस पर अट्रैक्ट होते हैं, जो हाई प्रॉफिटेबल हो, जो हाई स्टॉक की वैल्यूएशन बढ़ाए। आज
अगर आपसे पूछा जाए कि आप एक तरफ रिलायंस का शेयर है और एक तरफ बीपीसीएल का शेयर है, बीपीसीएल क्या कह रहा है, एक हाई पेइंग डिविडेंड कंपनी है, लेकिन फिर भी आप रिलायंस की ओर जाओगे क्योंकि उसमें ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। सो ये इसका बेसिक फंडा है, ये इसकी बेसिक लिमिटेशन है। इसकी थ्योरी मैंने काफ़ी भर भर के बुक के अंदर लिख रखी है और डिटेल वीडियो में भी अच्छे से बताई है, तो एक बार वहाँ से भी चेक कर लेना। इसकी थ्योरी काफ़ी अच्छे से, इसका न्यूमेरिकल के ऊपर तो अपन हमला बोलने ही वाले हैं। तो यहाँ तक के लिए बस इस क्वेश्चन में इतना ही है। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।